Hi everyone, welcome in my channel. Today we are going to discuss 2.4 Anak Krakatoa from Standard 6. Before that, I request you to subscribe my channel and get the notification of new videos. Let's start Anak Krakatoa. Let's start 2.4 Anak Krakatoa Standard 6. Krakatoa is an island in the Sunda Strait between Java and Sumatra in Indonesia. It's known for its volcano which erupt regularly. It means Krakatoa जो है एक आइलैंड है, कहाँ पे है? सुंदा स्टेट में है, स्टेट पे है, जो कि इंडोनेशिया में है, जावा और सुमात्रा। जो ये जो दो आइलैंड है, इन दोनों के बीच में कहाँ क्या है? Krakatoa. Krakatoa is an island in the Sunda state between Java and Sumatra in Indonesia. इंडोनेशिया एक कंट्री का नाम है, वहां पे जावा एंड सुमात्रा ये दोनों आइलैंड्स है और इन दोनों के बीच में Krakatoa है. ओके, एंड इट इज नोन फॉर इट्स वोल्केनो विच इरप्ट रेगुलरली. और जो Krakatoa है ये किस लिए जाना जाता है? वोल्केनो के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहां पे रेगुलरली वोल्केनो इरप्ट्स होते हैं. इरप्ट होना मतलब इसका मतलब एक्सप्लोड्स और बर्स्ट आउट सडनली, मतलब वहां से हमेशा क्या होता है? जो लावा होता है वो एक्सप्लोड होता है, बर्स्ट होता है. What is volcano? A volcano is a crack or opening in the earth's crust. There is hot molten rock near the earth's center. Sometimes it rises to the surface of the earth through such a crack or opening and flows out. When this happens, we say that the volcano has erupted. So, volcano किसे कहते हैं? तो volcano क्या है? Volcano is a crack or opening in the earth's crust. Crust it means hard outer covering of something. मतलब किसी भी चीज का बाहर का जो हार्ड कवर होता है उसे क्रस्ट कहा जाता है. तो वोल्केनो क्या है? वोल्केनो एक क्रैक है, एक ओपनिंग है. मतलब क्या होता है? जो अर्थ है, अर्थ का ऊपर का जो पार्ट है, कवरिंग पार्ट है, उसे क्रैक करके वहां पे होल करके उसे तोड़ के फोड़ के वहां से जो कुछ बाहर निकलता है उसे वोल्केनो कहते हैं. तो एग्जैक्टली वोल्केनो क्या होता है? इन वोल्केनो उसमें हॉट मेल्टन रॉक होता है, जैसे बहुत गर्म मेल्टेड रॉक उसमें होता है, जो आर्क के सेंटर से निकलता है और जमीन पे फैलता है. और कभी कभी क्या होता है, उसमें से जो लावा निकलता है, जो मेल्टन रॉक्स निकलते हैं, वो क्या होते हैं? पूरी जमीन पे ऐसे फैल जाते हैं, इधर उधर पूरे फैल जाते हैं. एंड व्हेन जब इस तरह की कुछ चीजें होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वोल्केनो इरप्शन कहते हैं. तो क्या इसमें आपको याद रखना है वोल्केनो किसे कहते हैं? वोल्केनो मतलब जमीन का जो ऊपर का भाग है उसे तोड़ के फोड़ के वहां से कुछ चीजें बाहर आती है, जो जिसमें गरम मेल्टेड रॉक होता है, जो जमीन के सेंटर से बाहर निकलता है. और जैसे ही वो बाहर आता है तो पूरी जमीन पे फैल जाता है. उस जो जमीन पे होल बनाया वाला उसने होता है ना, क्रैक बनाया वाला होता है, ओपनिंग बनाया वाला होता है, उससे बाहर आके फैल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वोल्केनो इरप्शन कहते हैं. नेक्स्ट देखो, a volcano eruption happens on a tremendous scale. Thick dark clouds of smoke rise high from the opening and spread in the sky. तो वोल्केनो इरप्शन देखो, जब वोल्केनो की बात करेंगे तो वोल्केनो इरप्शन है ग्रेट स्केल में होते, बहुत ज्यादा ज्यादा स्केल है उनका होने का. और उसी के साथ देखो, थिक एंड डार्क क्लाउड्स ऑफ स्मोक, मतलब स्मोक के जो क्लाउड्स होते हैं, धुआं जो होता है, धुएं के बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स उससे उससे क्रिएट होते हैं, उससे बनते हैं. क्यों बनते हैं? क्योंकि जब वो जमीन के जो ये जो होता क्रस्ट होता है, जो सब जमीन के वहां पे जो होल बना के अंदर से जो मटेरियल बाहर निकलता है, उसमें स्मोक होता है. उसके बाद हॉट मल्टन रॉक होता है, लंप ऑफ रॉक्स होते हैं, ऐश होता है, ये बहुत सारी चीजें होती है. ये जब बाहर निकलती है तो बहुत हाई ऐसे पूरे इंटायर स्काई में फैल जाती है. और ऊपर देखा तो पूरे ऐसे लगता है कि जैसे धुआं
जो धुआं होता है उसके क्लाउड्स पूरे आसमान में फैल चुके हैं। नेक्स्ट देखो, बिग glowing burning chunks of rock and red hot lava are thrown out of the crack in the earth. Very hot mud and ash are also thrown out. A great volcanic eruption can change the landforms in an area. तो देखो इसमें इसके बाद क्या है, ये चंक का मतलब रफली कट लम्प्स, मतलब किसी भी चीज के जो रफ कट्स होते हैं, लम्प टुकड़े, लम्प मतलब टुकड़ा, किसी चीज के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, मतलब रॉक के बड़े बड़े टुकड़े। क्या होता है जब ये वोल्केनो होता है तो बड़े से ऐसे अजीब से क्या होते हैं रॉक के टुकड़े उससे बाहर आते हैं, उसके साथ रेड पूरा लाल हॉट गरम लावा उससे बाहर आता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जो हॉट मेल्टन रॉक होता है ना, तो उसे उस मेल्टेड रॉक को हम लावा कहते हैं, बहुत गर्म होता है, वो जमीन के अंदर से बाहर आता है, उसी के साथ जो गर्म कीचड़ होता है जमीन के अंदर वो भी बाहर आता है, फिर खाक भी, ऐश मतलब खाक, वो भी बाहर आता है, ये पूरी चीजें उस जमीन के होल से बाहर आने लगती है और इसे हम क्या कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं। और इस तरह की जब चीजें होती है, इस तरह के वोल्केनो इरप्शंस होते हैं तो उससे अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, उस जिस एरिया में वोल्केनो होते हैं उस तरह वहां पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स वहां पे ऑटोमेटिकली तैयार होते हैं, जैसे कि वैली होना, माउंटेन होना, ओशन होना, ये सब चीजें वोल्केनो इरप्शन की वजह से होते हैं। ओके, volcanoes are popularly classified into three categories. वोल्केनो कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है, तीन कैटेगरी है वोल्केनो की। फर्स्ट, एक्टिव वोल्केनोज। तो एक्टिव वोल्केनो का क्या है, एक्टिव वोल्केनोज इरप्ट रेगुलरली, जो वोल्केनो रेगुलरली इरप्ट होते हैं, जहां पे वोल्केनो हमेशा बाहर आता है, इरप्ट होता है, तो उसे एक्टिव वोल्केनो कहता है, जो कि हमेशा होता ही रहता है। सेकंड है डोर्मेंटेड वोल्केनोज। Dormanted, it means temporary inactive. Temporary inactive, it means जो कुछ समय के लिए होता नहीं है, कुछ समय के लिए होता है, मतलब उसका कोई परमानेंट नहीं होता, कभी कभार जो होने वाला होता है ना, उसे टेम्पररी इनएक्टिव ऐसे कहा जाता है। ओके, we find information about the eruption of these volcanoes in history, but now they are quiet. अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इसके बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी है, डोर्मेंटेड वोल्केनोज के रिलेटेड हिस्ट्री में बहुत सारी इसकी जानकारी है, बट नाउ दे आर क्वाइट। ओके, इसका मतलब हिस्ट्री में जानकारी है, मतलब हिस्ट्री बुक में है क्या, नो इसके बारे में हमारे पास इसके पहले किस तरह से डोर्मेंटेड वोल्केनोज हुए थे उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इसका मतलब ये पुराने समय में जो भी डोर्मेंटेड वोल्केनोज हुए थे उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन अभी अभी इस वक्त में इस तरह के डोर्मेंट वोल्केनोज नहीं हो रहे, अभी वो क्वाइट हो चुके हैं। और थर्ड है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। तो क्या है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, तो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, नॉट एग्जिस्टिंग नाउ, मतलब जो अभी इस वक्त उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं है, उसे एक्सटिंक्ट वोल्केनोज कहा जाता है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं है, जो अभी दिखाई नहीं देता है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उसे एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहा जाता है। देखो उसके बारे में क्या है, जियोग्राफर्स कैन गेस बाय लुकिंग द रॉक फॉर्मेशन दैट दे यूज्ड टू erupt long ago, but there is no record of it in history. An extinct volcano is unlikely to erupt again. तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो के बारे में जब हम बात करेंगे तो जो जियोग्राफर्स होते हैं, जियोग्राफर्स मतलब जो जियोग्राफी की डीप स्टडी करने वाले जो क्लेवर टैलेंटेड लोग होते हैं उन्हें जियोग्राफर्स कहा जाता है। तो उन लोगों ने ऐसे गेस किया है, कैसे गेस किया है कि जो रॉक होते हैं, रॉक के अलग अलग फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने स्टडी किया, उन्हें ऑब्जर्व किया और फिर उन्हें ये गेस किया कि इस तरह के एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो है बहुत बहुत साल पहले हो चुके हैं, जिसका हिस्ट्री में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, मतलब उसके बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। और तो इसलिए ये जो है an extinct volcano is unlikely to erupt again, और इस तरह की वोल्केनो जो शायद फ्यूचर में होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, शायद हो सकते है, अगेन हो सकते है, लेकिन इसके पहले कब हुए थे, कौन सी डेट पे हुए थे, कौन सी जगह पे हुए थे, इसका कोई भी
मतलब ऐसे प्रूफ हमारे पास रिकॉर्ड कोई भी नहीं है। ऐसे कौन कहता है? जियोग्राफर्स कहते हैं। जियोग्राफर कौन है? द पर्सन हु स्टडीड जियोग्राफी। ओके, दे हैव डीप नॉलेज अबाउट जियोग्राफी, उन्हें क्या कहते हैं? जियोग्राफर्स कहते हैं। ओके, द क्लेवर पर्सन इन जियोग्राफी। नेक्स्ट, Krakatoa is an active volcano. Okay, Krakatoa क्या है? एक एक्टिव वोल्केनो है जहां पे हमेशा वोल्केनो इरप्शंस होते रहते हैं। It has erupted many times causing great disasters. और जब भी यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट होता है तो उससे बहुत सारे ग्रेट डिजास्टर्स होते हैं। डिजास्टर्स पता है मतलब जहाँ पे ग्रेट हार्म्स होते हैं, डैमेजेस होते हैं, डेथ होती है और सीरियस डिफिकल्टीज होती है। इस तरह के बहुत सारे कॉजेस है, रीजंस उसके पास है। और जिस जिस तरह से एक्टिव वोल्केनो होता है उससे ज्यादा उसी तरह से वहां पे ग्रेट डेथ डैमेजेस हमें दिखाई देती है, जिसे कि हम डिजास्टर्स कहते हैं। ओके, द वर्स्ट ऑफ द इरप्शंस टुक प्लेस इन अगस्त 1883। तो देखो, सबसे खराब, सबसे बुरा एक्टिव वोल्केनो की इरप्शन कब हुआ था? अगस्त 1883 में हुआ था, जिसके जरिए बहुत सारा डिजास्टर हो चुका था, बहुत सारा नुकसान हो चुका था। देखो उसके आगे, द वोल्केनो इरप्टेड विथ सच अ लाउड बूम that it was heard more than 3,500 km away in Australia. अब देखो, जब ये 1883 में जब वोल्केनो इरप्शन हुआ था, उसका जो साउंड था लाउड, मतलब लाउड साउंड जो हुआ था इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि 3,500 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में उसका साउंड सुनाई दिया था। आप सोचो कि उसकी उसकी पावर क्या होगी उस साउंड की, कि दूसरे कंट्री में जो कि उससे करीबन 3,500 किलोमीटर दूर है, वहां पे उसकी आवाज सुनाई दी। तो कितना बड़ा उस वोल्केनो इरप्शन का साउंड था, हम सोच भी नहीं सकते। ओके, इट्स बिलीव्ड टू बी द लाउडेस्ट साउंड दैट मैन हैज एवर हर्ड। और ये जो साउंड था, ऐसे माना जाता है कि ह्यूमन बीइंग ने जो सुना है, वो ये जो साउंड था एक्टिव वोल्केनो इरप्शन का, ये सबसे लाउडेस्ट, सबसे जोरदार साउंड था। इससे ज्यादा ह्यूमन बीइंग ने इसके पहले कभी भी कोई भी साउंड नहीं सुना था। ये सबसे हाईएस्ट वाला था। द आइलैंड विच वाज द वोल्केनिक माउंटेन्स कोलैप्स्ड ऑन इट। अब देखो ये क्या हुआ है, द आइलैंड विच वाज वोल्केनिक माउंटेन कोलैप्स्ड ऑन इट। और ये देखो कि ये जो आइलैंड है, इस आवाज की वजह से वहां पे जो कुछ वोल्केनिक माउंटेन्स थे वो भी कोलैप्स हो चुके थे खुद से। ठीक है, तो आप हमें पता है कुछ माउंटेन बनते भी है, लेकिन ये आवाज इतना था, इतना था, इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, मतलब समझो कि हजारों, 2,000, करोड़ों बम्स एक साथ रख के किसी का ब्लास्ट कर दिया। ऐसे साउंड था, उसकी वजह से कुछ वोल्केनिक माउंटेन्स थे उसके पहले वहां पे, वो भी ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो चुके, फॉल डाउन हो चुके थे। The dust that was thrown up in the eruption rose to about 80 किलोमीटर in the sky। और देखो, जब ये एक्टिव वोल्केनो वहां पे इरप्ट हुआ था, उस वक्त जो जमीन के अंदर से डस्ट बाहर निकला था, वो जमीन से लेके आसमान तक करीबन 80 किलोमीटर तक हाई ऐसे रोज हुआ था, ऊपर चला गया था 80 किलोमीटर तक स्काई में। तो सोचो कि उस डस्ट का पावर कितना हो सकता है। इट स्प्रेड इन द स्काई अराउंड द वर्ल्ड एंड later settled in the different part of the world thousands of kilometers away। अब देखो, ये जो डस्ट फिर निकल गया पूरे आसमान में, इधर उधर फैल गया, कि दुनिया में कहीं भी वो सेटल्ड हो चुका था, दुनिया के डिफरेंट पार्ट में वो दिखाई दे रहा था, जो कि एनाक्रकाटो से हजारों किलोमीटर दूर है। वहां से भी ये जो स्मोक के क्लाउड्स बने थे, जो डस्ट के क्लाउड्स बने थे, वो दिखाई दे रहे थे। इतना बड़ा भयानक ये 1883 का लास्ट वाला जो एक्टिव वोल्केनो था, वो इरप्शन का इफेक्ट यहाँ पे हम देख सकते कि दूसरे कंट्री में, दुनिया के दूसरे छोर पे भी करीबन जो एनाक्रकोटा से हजारों किलोमीटर दूर है, वहां तक ये जो डस्ट है, डस्ट जो स्काई में स्प्रेड हो चुका था, वो दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट देखो, the eruption caused giant waves or tsunamis and the
सी नियर द आइलैंड। ओके, अब देखो जो सुनामी है, सुनामी भी ये क्या है, एक इरप्शन का ही पार्ट है, एक वोल्केनो इरप्शन का ही पार्ट होता है। उसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी वेव्स समंदर में आने लगती है, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती है, इतनी बड़ी कि बहुत ज्यादा। ठीक है, about 165 villages and towns were destroyed due to the eruptions and volcanoes। करीबन देखो ये इस तरह के जो सुनामीज आते हैं, तो सुनामी की जरिए वजह से करीबन 165 विलेजेस एंड टाउन्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे बिकॉज ऑफ सुनामी। ओके, सुनामी और इरप्शन, यही इनकी रीजन से करीबन अभी तक 165 villages and towns पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। The eruption destroyed 2/3 of the island of Krakatoa। और जो इरप्शन होता है वहां पे, जो सुनामी का, सुनामी हो या वोल्केनो इरप्शन, उसकी वजह से करीबन 2/3, ओके, 2/3 पार्ट एना क्रकाटोआ का करीबन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। वहां पे कुछ भी नहीं बचा, हमेशा वहां पे वोल्केनोज होते रहते, तो पूरा वो पार्ट खराब हो चुका है। इट्स कोलैप्स्ड बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी। अब क्या हुआ, ये जो पार्ट है ये पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, समंदर बीनीथ द सरफेस ऑफ द, समंदर के नीचे पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, पूरी समंदर के नीचे चला गया है, creating a huge underwater volcano crater or holes। और फिर क्या हुआ, समंदर में एक बहुत बड़ा सा होल बनता है, तो उसे क्राटर कहा जाता है, अंडर वाटर वोल्केनिक क्रैटर। अब ये बड़े बड़े ऐसे होल्स बनते हैं। द होल वाज मोर देन 6 किलोमीटर अवे। अब जब इरप्शंस होते हैं तो इस तरह के समंदर में बड़े बड़े होल्स बनते हैं, बहुत बड़े बड़े, करीबन 6 किलोमीटर वाइड हो सकते हैं, इतने बड़े, इतने लंबे लंबे वहां पे होल्स बन रहे हैं। और उस होल के इफेक्ट ऐसे होते हैं कि वहां पे वोल्केनो इरप्शन बहुत ज्यादा होता है। देन इन 1927 प्लम का मतलब क्या होता है, टॉल थिन मास ऑफ स्मोक, ओके, डस्ट और सिमिलर सब्सटेंस दैट राइज अप इनटू द एयर। जैसे कि बड़े वाले, थिन वाले जो स्मोक, डस्ट या कोई सब्सटेंस होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्लम कहा जाता है। देखो क्या हुआ था 1927 में। देन in 1927 a plume of smoke rose out of the water on the crater। क्या हुआ था 1927 में कि इस तरह के स्मोक, डस्ट और कुछ स्मॉल जो सब्सटेंस होते हैं, वो उस तरह के क्रैटर जो है, वो जो पानी में होल बना था बहुत बड़ा, करीबन 6 किलोमीटर का, तो उसमें से इस तरह की चीजें बाहर आने लगी, रोज होने लगी, बाहर उठने लगी। इट वॉज फॉलोड बाय अनदर इरप्शन। और ये क्या था, ये दूसरा एक इरप्शन को फॉलो कर रहा था। दूसरा इरप्शन इसके लिए, इसकी वजह से वहां पे हो रहा था। A few days later a new island volcano broke water। How did it happen? और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि a new island volcano broke water। और कुछ दिन बाद न्यू आइलैंड ने क्या किया, वाटर बॉडी को ब्रेक किया। अब कैसे किया वो देखिए, हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ। When the underwater volcano threw up ash and rock, it was quietly taken away by the sea water। अब जब वो जो वोल्केनो इरप्शन हो रहा था, उसके अंदर से ऐश, रॉक और बहुत सारे सब्सटेंस उससे बाहर निकल रहे थे, उस होल से बाहर निकल रहे थे। और फिर क्या हुआ, फिर समुद्र के पानी में इधर उधर फैल गए, समंदर में वो फैलने लगे। बट देन द लावा स्टार्टेड फ्लोइंग आउट ऑफ द क्रैटर फास्टर। और उसी वक्त लावा जो होता है, मतलब हॉट मॉल्टन रॉक, ये भी फ्लो होना स्टार्ट हो गया उस क्रेटर से, बहुत फास्ट स्पीड में वो फ्लो हो रहा था। अब वो फ्लो होगा तो जमीन में इधर उधर फैल जाएगा। ओके, दिस वोल्केनिक मटेरियल वाज नॉट ऑल टेकन अवे बाय द वेव्स एंड न्यू माउंटेन बिगेन टू ग्रो। और वो ये जो होता वोल्केनो था, वोल्केनो मटेरियल जो था वो वेव्स के जरिए कहीं पे भी नहीं जा रहा था, वो वहीं पे रह गया, क्योंकि बहुत वो पावरफुल था, पानी से ज्यादा उसमें पावर्स थे, वेव से ज्यादा उसमें पावर्स थे। तो क्या हुआ, पानी ऑटोमेटिकली साइड में हो गया, और जो पूरा वोल्केनिक मटेरियल है वो ये वही जगह पे रुक गया, और उससे बड़े बड़े एक बहुत बड़ा सा न्यू माउंटेन तैयार हो गया। पानी में माउंटेन तैयार हो गया, एक इतना एक माउंटेन बन सके इतना एक इरप्शन में करीबन मटेरियल जमीन के अंदर से बाहर निकलता है। ठीक है, इट
kept growing and was soon seen above the waterfall. और वो बढ़ते ही चला गया और आज वो पानी के ऊपर भी दिखाई देता, इतना बड़ा माउंटेन वहां पे बन चुका है. Thus a new island gained from all island of Krakatoa. अब क्रिकाटोआ की वजह से ही एक दूसरे आइलैंड ने वहां पे फॉर्म लिया है, दूसरा आइलैंड एक बन चुका है इरप्शन की वजह से क्रिकाटोआ की वहीं पे. तो उसे क्या कहते, देखो, इट वॉज नेम्ड एना क्रिकाटोआ और चाइल्ड ऑफ क्रिकाटोआ. तो उसे नाम क्या दिया गया, एना क्रिकाटोआ कहा गया, और कुछ लोग उसे चाइल्ड ऑफ क्रिकाटोआ भी कहा जाता है. क्यों क्यों कहा जाता है, बिकॉज it formed because of Krakatoa, because there was a volcano eruption, and because of that it taken place in the volcano eruption in the ocean, and it takes a form of mountain, and that's why we call it Ana Krakatoa or child of Krakatoa. Okay, so next, Ana Krakatoa is still active. Volcano eruptions have begun again since 1994. तो हमें पता है एना क्राकाटोआ ये आज भी एक एक्टिव वोल्केनो माना जाता है. वहां पे फिर से 1994 से इरप्शंस होना शुरू हो चुके हैं, बहुत नजदीक वाली बात है 1994 से, और वहां पे वोल्केनो इरप्शन होना शुरू हो चुका है. It lies quiet for a few days and then again there are eruptions. ये जो वोल्केनो इरप्शंस होते हैं एना क्राकाटोआ में, तो कुछ दिन के लिए क्वाइट हो जाते हैं, फिर बाद में अगेन वो इरप्शन वहां पे शुरू होता है. मतलब वो कंटिन्यूअसली रेगुलरली होता है, तभी तो उसे एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है. with more lava flowing out, the island is still growing bigger. और देखो कंटिन्यूअसली वहां पे जो लावा होता है वो हमेशा बाहर आता रहता है, और उससे क्या हो रहा है, द आइलैंड इज स्टिल ग्रोइंग बिगर. और जो आइलैंड है बड़ा 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 होते ही जा रहा है, ग्रो होते जा रहा है. जितना मटेरियल बाहर निकलेगा उतना ज्यादा वहां पे आइलैंड आइलैंड की बढ़ोतरी होती चले जाएगी. तो ऐसे माना जाता है सिंस 1950 the island has grown at an average rate of 5 inches per week. तो 1950 से इसका जब रिकॉर्ड रखा गया तो ऐसे पता चला कि ये जो ग्रो का एवरेज रेट है, ग्रो होने का, इसकी बढ़ोतरी का जो एवरेज रेट है इस आइलैंड का, तो पर वीक 5 इंचेस तक इसमें बढ़ोतरी होती है, ये ग्रो होता रहता है, बढ़ता रहता है. क्यों, एक्टिव वोल्केनो की वजह से. क्योंकि एक्टिव वोल्केनो होगा तो अलग अलग मटेरियल जमीन से बाहर आ जाएंगे और वो स्प्रेड होते रहेंगे, तो उस पे लेयर चढ़ते चले जाएंगे. तो ऐसे माना जाता है कि उसका जो एवरेज रेट है बढ़ोतरी का वो 5 इंचेस पर वीक है. ओके, नेक्स्ट देखो, a part of the old island known as Rakata is still visible in the sea, a little away from the new arrival Ana Krakatoa. Okay, तो क्या है, जो a part of old island known as Rakata is still visible in the sea. जो रकाटा नाम का ओल्ड आइलैंड था वो आज भी समंदर में विजिबल है, मतलब वो उसे हम देख सकते हैं. ओके, ओल्ड पार्ट था किसका, क्राकाटोआ का, रकाटा. और अ लिटल अवे फ्रॉम न्यू अराइवल अना क्राकाटोआ. और अना क्राकाटोआ से ये जो रकाटा है वो कुछ ही दूरी पे है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, दोनों बहुत नजदीक नजदीक है और दिखाई देते हैं. After Krakatoa's eruption in 1883, all the surroundings island and coast were covered with hot ash. अब देखो क्या हुआ था, जब 1883 में क्राकाटोआ पे जो वोल्केनो इरप्शन हुआ था, तो उसके नजदीक के जो भी आइलैंड्स है, सराउंडिंग्स आइलैंड्स है या कोस्ट है, मतलब वो जो बीचेस किनारे जो है, उसका जो नजदीक लैंड है वो पूरी तरह से हॉट एश से कवर हो चुका था. मतलब जिधर उधर देखो बस हॉट एश, ये गरम खाक ही जिधर उधर फैली हुई हमें नजर आ रही थी. नॉट लाइफ रिमेंड, वहां पे कोई भी लिविंग लिविंग थिंग्स कोई भी नहीं थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पे कोई भी नहीं था, लाइफ कुछ भी नहीं बची थी, पूरा की पूरा खत्म हो चुका था, क्योंकि हमेशा वो होता है इरप्शन, तो कुछ भी वहां पे नहीं बचा था. देखो नेक्स्ट क्या है, when the scientists visited in the 1884 he found just one spider there. अब देखो, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट 1884 में उस जगह पे विजिट देने के लिए चला गया, विजिट के लिए चला गया, तब उसे वहां पे बस एक ही लिविंग
थिंग दिखाई दी, और वो क्या था, एक स्पाइडर था। बस एक ही स्पाइडर उसे वहां पे दिखाई दिया, बाकी कुछ भी लिविंग थिंग्स वहां पे नहीं थी, पूरी की पूरी खत्म हो चुकी थी। जब 1 साल बाद एक साइंटिस्ट उस जगह पे चला गया, उसे एक ही चीज दिखी, और वो क्या थी, स्पाइडर था। बट द लिविंग वर्ल्ड ऑन रकाटा वॉज नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर। लेकिन अब देखो, जो लिविंग वर्ल्ड है रकाटा पे, वो ज्यादा देर तक उसी तरह से नहीं रहा। वहां पे फिर से लिविंग थिंग्स, लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट हुआ। कैसे हुआ देखो, द विंड एंड द सी ब्रॉट सीड्स ऑफ प्लांट्स टू द आइलैंड। क्या हुआ, हवा की वजह से कुछ सीड्स उस लैंड पे आके गिर गए, और समंदर की पानी पानी की जो लहरें होती है, उसकी वजह से ही कुछ सीड्स आ गए, जो कि देखो दूसरी छोर पे कहीं ट्रीज होंगे तो उसके सीड्स पानी पे गिरते होंगे, तो बहते 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 हुए वेव्स की वजह से इस आइलैंड तक आ गए और वहां पे फैल गए। सम सीड्स केम विद द बर्ड्स हु फ्लेव ओवर द आइलैंड। और देखो, कुछ जो माइग्रेट करने वाले बर्ड्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, उन बर्ड की वजह से ही कुछ सीड्स उस आइलैंड पे गिर गए। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द सी केम टू द कोस्ट अगेन। और जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो कि समंदर में रहते हैं, वो भी क्या हुआ, उस कॉस्ट पे आने लगे। अभी पता है, कुछ सीड्स आ गए वहां पे, तो उसके प्लांट्स बनेंगे। समंदर के नजदीक है, तो समंदर के जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स या और कुछ भी, तो वो भी वहां पे फिर अब आने लगे, क्योंकि वहां पे प्लांट्स होंगे तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी। स्मॉल लैंड एनिमल्स लाइक एंट्स, termites, or even rats and lizards travel to the island on plants floating in the सी। अब देखो फिर क्या हुआ, छोटे छोटे लैंड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि एंड्स, टर्माइट। टर्माइट मतलब एक छोटा इंसेक्ट होता है जो लकड़ी खाता है, देखो उस तरह के जो इंसेक्ट होते हैं, वो भी क्या हुआ कि ये जो कुछ वेव्स की वजह से कुछ चीजें बहती बहती आती थी, उनके साथ ये भी चीजें वहां पे ट्रैवल करके आ गई। उसके साथ कुछ लीजर्ड, रैट्स, ये भी उस आइलैंड पे फिर फ्लोट करते हुए आ गए, क्योंकि हमें पता है कहीं पे भी अगर समझो कुछ होता है, तो उसमें कुछ लकड़ियां गिरती है, कुछ होता है, उसमें कुछ इंसेक्ट होते हैं लकड़ियों में, तो वो भी वहां पे फिर बहते बहते चले आ गए। अब देखो फिर मतलब इसका मतलब ये है कि at that place the living life started, and how it started, that was very interesting, because we know that before some time we have discussed there was not life remained, and now, okay, now the living word is started there. Okay, how that seeds came there with the wide, and because of the sea, and after that how little creatures came there, that all things are important, means the real living word started there. On edge of this of the island was soon teeming with plants and एनिमल्स। टीमिंग विथ मीन्स फुल ऑफ। अब ये जो देखो, ये जो आइलैंड का कोना है, पूरी तरह से फुल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के एनिमल की वजह से पूरा भर चुका है। वहां पे पूरे बहुत सारे प्लांट्स अब हो चुके थे, बहुत सारे जानवर्स भी वहां पे आ चुके थे, जैसे कि छोटे क्रिएचर्स होंगे या कोई और, रैट, लिजर्ड्स एंड टर्माइट्स, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बहुत सारी चीजें वहां पे आ चुकी थी, और वहां पे अब अच्छा एक इन्वायरमेंट चुका था। It was likely a laboratory where scientists can see how living things slowly develop in the area. अब ये जो जगह है, ये साइंटिस्ट लोगों के लिए एक लेबोरेटरी की तरह हो गई। वहां पे वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो पे जहां पे करते हैं ना, उसे लेबोरेटरी कहते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट की तरह, एक्सपेरिमेंट करने की प्लेस की तरह, वहां पे कुछ रिसर्च करने की तरह जो जगह चाहिए, इस तरह की ये प्लेस अब साइंटिस्ट लोगों के हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे किस तरह से लिविंग थिंग्स का स्लोली डेवलप होता है, ये चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ समय के लिए जहाँ पे कुछ भी लिविंग थिंग्स नहीं थे, वहां पे आप सबसे ज्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे आ गए, तो इसके इस डेवलपमेंट किस तरह से हुई, एक स्टडी का पार्ट था साइंटिस्ट लोगों के लिए। टुडे scientists can observe this also in a part of Anaconda which does not get covered with volcano ash। और आज भी साइंटिस्ट लोग जो है ना,
तो एना क्रेकाटोआ के कुछ पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, उसे स्टडी करते हैं, लेकिन कौन सा पार्ट जहां पे ऑल्केनिक जो हॉट ऐश है वो वहां पे नहीं है, जो ऑल्केनिक ऐश से कवर हो चुका एरिया नहीं है, उसी जगह पे वो क्या करते हैं, आज भी कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट देखो, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जावा वाज ग्रेटली अफेक्टेड बाय क्रेकाटोस इरप्शन। अब जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जावा जो है, वो क्या हुआ, पूरी तरह से अफेक्टेड हो गया। किसकी वजह से? एक क्रेकाटोआ की इरप्शन वजह से। उस पे बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स दिखाई दिए। अफेक्ट होना मतलब साइड इफेक्ट्स दिखाई दिए उसके। when very few human beings were left there, जब वहां पे कुछ ही लोग बचे थे, बहुत कुछ जावा पे बहुत थोड़े लोग बचे थे, but the wild animals and plants in that area grew in number again। लेकिन उस जगह पे कौन सी चीज बढ़ रही थी क्रेकाटोआ की प्लेस पे? क्रेकाटोआ पे वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनकी जो पॉपुलेशन हो वो सबसे ज्यादा, इनका जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा हो रहा था, लेकिन ह्यूमन बीइंग वहां पे नहीं था, ह्यूमन बीइंग का कुछ भी नहीं था। सबसे ज्यादा क्या था? प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन फैक्ट द वाइल्ड लाइफ grew naturally since there were no human beings to interface with it। There was no one there to cut the trees or kill the animals, so this region became rich in wildlife। देखो, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो वाइल्ड लाइफ वहां पे ग्रीव हो चुके हैं, वाइल्ड लाइफ जो बढ़ती वहां पे चली गई, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि वहां पे इंटरफेस करने वाले ह्यूमन बीइंग नहीं थे, पेड़ काटने वाले वहां पे ह्यूमन बीइंग नहीं थे, जानवर को मारने वाले ह्यूमन बीइंग वहां पे नहीं थे, और वही रीजन है कि वहां पे प्लांट्स एंड एनिमल्स सबसे ज्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे माना जाता है वो जो रीजन है और वो जो क्रेकाटोआ का पार्ट है, वो वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे रिच है, सबसे बेहतरीन है, सबसे ज्यादा वहां पे वाइल्ड लाइफ है। ओके, सो in this way this lesson ends here। thank you guys, thank you for watching my video। once again I request you to like, share and subscribe the channel। okay, and after that press the bell icon, then you will get the notification of videos related to your syllabus। thank you once again। so subscribe the